मैं शॉवर लेकर अपना टॉवल खुद पे बांध चुकी थी, मगर जैसे ही कमरे में जाने लगी तो मुझे अमान की आवाज आने लगी। मेरा हाथ वॉशरूम के दरवाजे के नॉब पे जाके रुका। वो किसी से फोन पे बात कर रहा था। मैं बुरी तरह से घबराई क्योंकि मेरे कपड़े बाहर थे और अमान के होते हुए मैं कमरे में नहीं जा सकती थी, लेकिन वॉशरूम में भी नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने हल्की सी दस्तक दी। क्या है? बड़ी बेजारियत से अमान ने कहा। मैंने पहली बार बड़ी नरमी और शराफत से कहा, वो मेरे कपड़े दे दें, बाहर पड़े हैं। मुझे नहीं पता था आप कमरे में आ जाएंगे। पहली बार मैंने अमान से आप जनाब कह के बात की थी, मगर वो एक नंबर का कमीना, बेशरम और बेगैरत इंसान था। अमान की आवाज आई, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, ना तुम्हारी चाकरी कर रखी है। अपने काम खुद करो, मतलब परस्त लड़की। वैसे तो तुम, अब काम पड़ा तो आप। वाह! अमान की बात सुनकर मेरा फिशारे खून बढ़ा था। फिर भी अक्लमंदी का तकाजा ये था कि मैं फिलहाल उससे तमीज से बात करती, इसलिए बड़े जब्त से अपना लहजा मुतवाजिन रख के मैंने कहा, देखें, या तो मेरे कपड़े मुझे पकड़ा दें या फिर आप कमरे से चले जाएं। वो मेरी बेबसी पे हंसने लगा, फिर बड़ी खबासत से बोला, मैं क्यों कमरे से जाने लगा? मेरा जाती अपना कमरा है। मैं तो नहीं जा रहा, मैं इसी कमरे में रहूंगा और तुम्हारी नौकरी भी नहीं करूंगा। मैं जिद जोई थी, अमान मेरे कपड़े दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने सारे लिहाज बालाए ताक रख के कहा। वो कहने लगा, तो ना छोड़ो। मैंने कब कहा कि तुम मुझे छोड़ दो? छोड़ने की जिद तो तुम्हारी है। मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए तुमसे शादी थोड़ी की थी, बल्कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है ना जूनी, बहुत अच्छा हुआ है। ये तुम्हें सजा मिली है मुझे खुद से दूर रखने की। शाबाश, बैठी रहो अभी वॉशरूम में ही। उसने मुझे मजीद तपाया था। मैं रो देने को थी। कमीना एक बार मेरे हाथ लग जाता, मैं इसका गला दबा देती। मैंने कहा, प्लीज अमान, मान जाओ ना। यहाँ वो खड़ा हो गया और वॉशरूम के दरवाजे के पास आ गया। मैंने जल्दी से दरवाजा मजीद बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो पाँव रख चुका था। वो दरवाजा बंद होने से रोक चुका था। मेरी जान निकली थी। क्या कहा तुमने? मुझे आवाज नहीं आई, जरा फिर से कहना। मैं जानती थी वो जानबूझ के मुझे तंग कर रहा है। मैंने कहा, प्लीज जाओ यहां से। मेरी बेबसी का तमाशा देख रहा था कमीना। वो कहने लगा, हाय कितनी अच्छी लगती हो ना तुम यूं माजरत करती हुई, प्लीज कहती हुई। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े कुछ शराइत पे दूंगा। मैंने कहा, बको, कौन सी शर्त है? मैं दांत कचकचा के अपना गुस्सा पता नहीं कैसे जब्त किए बोल रही थी। कहने लगा, तमीज से बात करो वरना बैठी रहो अंदर। मैं पाँव पटकती रह गई। मैंने कहा, अच्छा फरमाइए, कौन सी शर्त है आपकी? मैं रो देने को थी। कहने लगा, हाँ, इस तरह से बात किया करो, तमीज से, प्यार से आप जनाब कह के मुखातिब किया करो मुझे, जरा मुझे भी शौहर वाली फीलिंग तो आए। मैंने दिल में सोचा, बच्चू मुझे एक बार बाहर आने दो। तुम्हारे सर पे जो शौहर बनने का भूत सवार है ये मैं उतार के रख दूंगी, लेकिन जो शराइत उसने मुझे बताई, मेरे कानों से धुएं निकलने लगे। गुस्से में मैं इस कदर पागल हुई कि दरवाजा खोल के, मानसून की बारिशों का महीना था, मैं किचन में पकौड़े तल रही थी जब मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जैसे ही मैंने पलट के देखा तो अमान बड़े छुपके से प्लेट में से पकौड़े उठा रहा था। मैंने उसके हाथ पे कफगीर लगाई। वो झट से पीछे हटा। कहने लगा, पागल लड़की, ये क्या किया तुमने? अम्मा को बताऊं कि आपकी जल्लाद भतीजी ने मेरा हाथ जलाने की कोशिश की है? मैंने कहा, जिसको चाहे बता दो, दफा हो जाओ यहां से। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। कहने लगा, ये इतने सारे पकौड़े तुम अकेली खाओगी? मैंने कहा, जी नहीं, फूफो भी खाएंगी, बस तुम नहीं खाओगे, हाथ भी नहीं लगाओगे। कहने लगा, ऐसे कैसे? तुम्हें पता है बारिश में पकौड़े मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसकी नजर मेरे पकौड़ों पे थी। मैंने कढ़ाई में से बाकी के पकौड़े निकाले, प्लेट में डाले और प्लेट अपने हाथ में पकड़ ली। कहने लगा, जूनी ये ज्यादती है, तुम जानती हो मुझे पकौड़े कितने पसंद है। मैंने कहा, ये मजलूमियत भरी शक्ल मुझे मत दिखाओ, समझे ना? रात को तुमने पूरा लार्ज साइज का पिज्जा मेरे सामने खाया था,
एक नवाला भी तुमने मुझे नहीं दिया था, इसलिए अगर हाथ भी लगाया ना तो याद रखना कच्चा चबा जाऊंगी तुम्हें। मैंने एक हाथ से प्लेट पकड़ रखी थी और दूसरा हाथ पकौड़ों के ऊपर यूं रखा था कि वो बातों बातों में मेरा कोई पकौड़ा उचक ना ले। वो मुंह बिगाड़ता हुआ किचन से बाहर चला गया। मैंने चटनी उठाई। सहन में तेज बारिश बरस रही थी, लेकिन जो हिस्सा छता हुआ था उसके नीचे कुर्सियां टेबल रखा हुआ था। फुप्पो नमाज पढ़ चुकी थी। वो आके कुर्सी पे बैठ गई। मैंने कहा, फुप्पो आपको कसम है, जो आपने एक पकौड़ा भी अमान को दिया, मैं आपसे भी नाराज हो जाऊंगी। इसकी हिफाजत करें, मैं जरा चाय बना के लाती हूँ। फुप्पो कहने लगी, अच्छा अच्छा, नहीं खाता वो भी कुर्सी पे बैठ गया। कहने लगा, अम्मा ये क्या चीज है, इसकी शादी क्यों नहीं कर देती आप? हर वक्त एक अजाब की तरह हम पे मुसल्लत रहती है। शादी करें, दफा करें इसे यहाँ से, हर वक्त लड़ती रहती है। ये सुन के मेरे तन बदन में आग लगी। फिर मैंने चाय कपों में डाली, बाहर आके एक कप फूफो के सामने रख दिया और एक कप अपने सामने। फूफो मुस्कुराने लगी। कहने लगी, जब इसकी शादी कर दी ना तो तुम्हें ही सबसे ज्यादा ये याद आएगी। जब घर में हर वक्त खामोशी होगी ना तो तुम ही कहोगे कि अम्मा जूनी कब वापस आएगी, उसके शौहर को कहें कि आके मिलवा जाए। ये कहते हुए फूफो की आंखें नम हुई थी, लेकिन वो कमीना कहने लगा, मैं तो शुक्राने ये नफल अदा करूंगा कि ये दफा हो गई यहाँ से। मैं चटनी के साथ पकौड़े खा रही थी और यूं चबा रही थी कि जैसे पकौड़े की जगह मेरे मुंह में अमान हो। मैंने कहा, ऐसा करें फुप्पो, आप वली से कहें कि बड़ी ईद के बाद आने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आए और मुझे रुखसत करवा के ले जाए। अच्छा है, मैं भी अमेरिका चली जाऊंगी, सालों बाद आया करूंगी ताकि लोगों को मेरी कुछ कदर तो हो। मैंने उसकी तरफ देख के कहा था। कहने लगा, लोग शुक्र करेंगे, लोगों को कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। मैं तो दिन गिन रहा हूं कब तुम्हारा वो खालाजाद आएगा और अपनी बला को अपने साथ लेके जाएगा। मैंने फुप्पो की तरफ देखा। मैंने कहा, ऐसे करें, आप इसका रिश्ता देखना शुरू हो जाए, जब मेरी शादी हो गई तो साथ में इसके भी हाथ पीले कर दीजिएगा। चलो मेरी वजह से इसकी भी शादी हो जाएगी। मैंने जानबूझ के उस पे तंज किया था। कहने लगा, मेरी शादी होगी ना, दुनिया देखेगी और मेरी हसीन दुल्हन को देख के तुम जल के जरूर खाक हो जाओगी। मैंने कहा, मेरी जूती जलती है, शक्ल देखी है तुमने अपनी? तुम्हें कोई खूबसूरत लड़की घास भी नहीं डालेगी। देख लेना, काली कलोटी मोटी छोटे कद की लड़की से शादी होगी तुम्हारी। मेरी बात सुन के वो हंसने लगा। कहने लगा, देख लेना, जिस दिन मेरी दुल्हन को देखोगी ना हैरान रह जाओगी। फुप्पो ने कहा, अच्छा छोड़ो भी ये लड़ाई, बेचारा सुबह से ऑफिस गया हुआ था, अभी आया है, भाई है तुम्हारा, दे दो थोड़े से पकौड़े उसे भी। देखो बेचारा कितनी मासूमियत से पकौड़ों को देख रहा है। फुप्पो को पता नहीं क्यों अपने बेटे पे उमड़ उमड़ के प्यार आ रहा था। मैंने प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। मैंने कहा, लो खा लो, अब ये ना हो मेरे पेट में दर्द हो जाए, नदीदों की तरह पकौड़े देखे जा रहे हो। उसने फौरन से प्लेट पकड़ ली। कहने लगा, ये हुई ना बात। उसने 2 मिनट नहीं लगाए थे और प्लेट साफ कर चुका था। कुछ साल पहले मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। मेरी फुप्पो ने ही मुझे संभाला था। तब से मैं फुप्पो के पास ही रह रही थी, लेकिन मेरी मंगनी शुरू से ही अपने खालाजाद वली से हो चुकी थी। उसकी जॉब अमेरिका में लगी थी। पिछले 4 साल से वो अमेरिका में जॉब कर रहा था। खाला भी वहीं पे थी। उन्होंने इसी साल ईद पे आना था और मैंने वली के संग अमेरिका चले जाना था। अब तो बस कुछ ही वक्त रह गया था। एक शाम अमान ऑफिस से घर आया तो मैं उस वक्त अपने लिए चाय बना रही थी, साथ ही साथ फ्रेंच फ्राइज भी फ्राई करके प्लेट में भर चुकी थी। आज बारिश तो नहीं हो रही थी मगर मौसम खासा खुशगवार था। अमान किचन में आया, बड़ी उजलत में था। कहने लगा, जूनी जल्दी आओ यार, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। ये कह के उसने मेरी कलाई पकड़ी। क्या तकलीफ है अमान? छोड़ो मुझे, चाय गिर जाएगी मेरे हाथ से। मेरे एक हाथ में चाय का कप था, दूसरे हाथ में फ्रेंच फ्राइज। वो ये देख के कहने लगा, तौबा है जूनी, कितना खाती हो तुम यार। मेरी प्लेट में से मुट्ठी भर के उसने चिप्स उठा ली। मैंने कहा, अमान के बच्चे रखो यहाँ पे। कहने लगा, क्यों रखूं? मेरे हक हलाल की कमाई खा खा के मुझे तो लगता है मोटी तुम हो जाओगी। वो जो तुम्हारा वली है ना, तुम्हें देखते ही इनकार कर देगा। देखो ये मत समझना कि अगर उसने इनकार कर दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ऐसा कोई चांस नहीं है तुम्हारा। मैंने कहा, लानत भेजती हूँ मैं ऐसे चांस पे। शराफत से मेरे चिप्स रखो, समझे ना। लेकिन वो खा चुका था।
मेरी कलाई उसने फिर भी नहीं छोड़ी। जिस हाथ में मेरी प्लेट थी वही कलाई उसने पकड़ी और अपने कमरे में ले गया। कहने लगा, यहाँ बैठो, बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने उसके बेड पे ही प्लेट रखी और सर हिलाने लगी। मैंने कहा, जल्दी बताओ क्या कहना है। कहने लगा, वो मैंने तुम्हें बताया था ना लड़की के बारे में। मैंने कहा, कौन सी लड़की? तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई एक लड़की आई है? इतनी जल्दी तो लड़के शर्ट नहीं बदलते जितनी जल्दी तुम गर्लफ्रेंड बदल लेते हो। कहने लगा, यार वो तीसरे घर वाली, मैंने बताया तो था। मैंने कहा, मायरा? कहने लगा, हाँ हाँ वही। मैंने कहा, अब क्या हुआ? कहने लगा, कुछ भी नहीं, बस समझो फंस गई है लड़की मेरे साथ। तुम तो बड़ा कह रही थी कि मुझे घास भी नहीं डालेगी। अपना फर्जी कॉलर खड़ा करके उसने कहा। मैंने कहा, अमान वो मेरी दोस्त है, देखो अपना ये शौक किसी और के साथ पूरा करो, मायरा से दिल लगी करने की जरूरत नहीं है। वो कहने लगा, वो तो मुझे पसंद है। मैंने कहा, और कितने दिन के लिए? कहने लगा, देखो मैं हुस्न परस्त हूँ, मुझे खूबसूरत लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती हैं और मायरा अच्छी खासी खूबसूरत है, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैंने कहा, जाने भी दो, मुझे पता है तुम्हारा सीरियसपन कितने महीने कायम रहता है, बस 2 महीने। दूसरे महीने तुम्हें और कोई लड़की अच्छी लग जाएगी। देखो मायरा के साथ मैं तुम्हें ये खेल नहीं खेलने दूंगी। अल्लाह का शुक्र है कि वली ऐसा नहीं है। मेरी बात सुन के उसने मुझे घूर के देखा था। क्या समझती हो तुम अपने मंगेतर को? नमाजी है, सर पे टोपी रखता है, हाथ में तस्बीह पकड़ के रखता है, अमेरिका में रहता है बच्चू, वहां की बच्चियों के साथ क्या कुछ नहीं करता होगा। मैं तो सिर्फ नैन मटक्का करता हूँ। तुम जानती हो मैंने आज तक कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ फोन पे बातें करता हूँ। मैंने कहा, खबरदार खबरदार, जो तुमने वली को अपने साथ मिलाया, कहाँ वो और कहाँ तुम? क्या क्या समझती हो तुम मुझे? बदमाश इंसान हूं क्या मैं? और वो बड़ा शरीफ है। मैंने कहा, बिल्कुल शरीफ है। कहने लगा, जब अमेरिका जाओगी ना तो उसकी शराफत खुल के सामने आ जाएगी तुम्हारे सामने। मैंने कहा, देखो अमान, वली को कुछ मत कहना। मैंने उंगली उठा के उसे तनबीह की थी। कहने लगा, अच्छा नहीं कहता, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अमेरिका में रहने वाले इतने भी शरीफ नहीं होते जितना तुमने उसे समझ रखा है। मैं खुद एक लड़का हूँ और अच्छी तरह से समझता हूँ कि लड़के किस किस्म के होते हैं। तुम्हारा कजन वली भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। वली के खिलाफ तो मैं एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती थी, ना मुझसे बर्दाश्त होता था। मैंने कहा, मुझे उसके किरदार की सफाई तुमसे नहीं जाननी। खुद को देखा है तुमने? वो कहने लगा, मैं तो खुली किताब की तरह हूँ, मुझे तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, जैसा नजर आता हूँ बस ऐसा ही हूँ। मैंने कहा, देखो मेरी दोस्त से दूर रहना, मैं तुम्हें मायरा के साथ ये सब नहीं करने दूंगी। वो कहने लगा, अगर तुमने जानबूझ के कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद रखना बहुत पछताओगी। ये कह के वो जा चुका था। मैं तो अपनी चाय पीना भूल गई। ये समझ में नहीं आया कि मायरा को क्या सूझी थी इस जैसे ठरकी और फ्लर्टी किस्म के लड़के को रिस्पॉन्स देने की। बहरहाल मैं भी सोच चुकी थी कि मैं उसका ये मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो क्या सोचेगी कि मैंने उसकी मदद तक नहीं की। मैंने अपना मोबाइल पकड़ा और मायरा का नंबर मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। मैं कई बार मायरा को कॉल कर चुकी थी, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैं भी ये बात बिल्कुल भूल गई। अमान की वही आदतें थी, जब भी ऑफिस से वापस आता था मुझे तंग करने लगता था। बार बार फूफो को कहता था, इसे कब दफा करेंगी आप, बुलाएं इसके मंगेतर को आके इसे लेके जाए। फूफो कहने लगी, तुम्हें क्या तकलीफ देती है? अपने मुंह से तो अपनी बेटी के लिए नहीं कह सकती ना, जब इसकी खाला आएंगी तो रुखसत करवा के ले जाएंगी, और वैसे भी इसकी खाला को ज्यादा जल्दी है, जब वो चली जाएगी ना तो बैठ के तुम ही रोगे, घर खाली हो जाएगा मेरा। ये कहते हुए फूफो ने मुझे अपने साथ लगाया, क्योंकि आंखों में नमी थी। मैंने कहा, ये बड़ा बेकदरा इंसान है फूफो, ये मुझे याद नहीं करेगा। तो अमान कहने लगा, मैं तो उस वक्त का बेतहाशा इंतजार कर रहा हूँ जब ये मुसीबत हमारे घर से जाएगी, ताकि आपको अपना बेटा तो नजर आए। वैसे अम्मा, आप भी ना अपने नाम की कोई अनोखी फुफ्फो है। अरे फुफ्फो ऐसी थोड़ी होती है
जिन्हें अपनी औलाद से ज्यादा भतीजी से मोहब्बत हो। मेरी फुफ्फो ने उसे घूर के देखा था गुस्से से। कहने लगी, खबरदार जो तुमने फूट डलवाने की कोशिश की, जूनी तो मेरी जान है। जब मैंने ये सुना तो मैंने उसे मुंह चिढ़ाया। वो गुस्से से मुझे देखता हुआ उठ के चला गया। कहने लगा, काम तो मैं ही आऊंगा ना, ये जो आपकी जान है ना, ये चली जाएगी, सालों साल वापस नहीं आएगी। मैंने कहा, सोच है तुम्हारी, मैं तो वली से कह दूंगी, हर 6 महीने बाद मैं फुफ्फो के पास जाऊंगी और वो मुझे भेजेगा, देख लेना। अमान कहने लगा, एक दफा जाओ तो फिर पता चलेगा वापस आना कितना मुश्किल है। बहरहाल हमारी ये नोक झोंक आज की नहीं थी, शुरू से थी। 1 महीने बाद मायरा हमारे घर आई, लेकिन इस बार उसके उठने बैठने और बात करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी, मुस्कुराए जा रही थी। मैंने कहा, ये तुम्हें क्या हुआ है? मैं ये तो अक्सर ही भूल चुकी थी कि अमान ने मुझे 1 महीना पहले क्या कहा था। वो मायरा से दोस्ती करना चाहता है। मुझे लगा था बस 4 दिन की दोस्ती करके पीछे हट गया होगा, क्योंकि ये उसकी आदत थी, और ये भी आदत थी कि जिस लड़की से दोस्ती करता था मुझे जरूर बताता था। एक एक किस्सा आके मुझे सुनाता था, चाहे मैं सुनना ना भी चाहती हूँ। वो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहता कि सुनो तो, आगे तो सुनो क्या हुआ। मैं कहती कि मुझे नहीं सुननी, मुझे तुम्हारी ये आदत बुरी लगती है, मुझे मत सुनाया करो, तुम बहुत बदतमीज हो। लेकिन फिर भी सुनाता था। कहता था, यूं तो तुम मुझे वैसे भी जहर लगती हो, लेकिन जब तक तुमसे बात ना करूं चैन नहीं आता। जाहिर सी बात है, तुम्हारे अलावा किसी और की मनहूस शक्ल नजर भी तो नहीं आती मुझे अपने घर में। मायरा के बदले अंदाज देख के मैंने कहा, खैर तो है, कभी खिड़की की तरफ देख रही हो, कभी दरवाजे की तरफ देखती हो, क्या कोई मसला है? कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुस्कुराने लगी। पता नहीं क्यों मेरा दिल खटकने लगा। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की का पट जरा सा खुला हुआ था। मैं मायरा से बातें करती करती खड़ी हो गई। मैं उसे महसूस नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन मैं खिड़की के पास गई और झट से खिड़की का पट पूरा खोल दिया। देखा तो बाहर अमान खड़ा था, शायद झांक के मायरा को देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे देखने के लिए तो उसे खिड़की से झांकने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे देख के एकदम से फटाफट घबरा के वहां से चला गया। मैंने कहा, अमान के बच्चे, रुक जाओ तुम, फूफो को तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ कि मेरी सहेलियों को झांक झांक के देखता है। मायरा हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, 1 नंबर का फ्लर्टी है ये। मायरा कहने लगी, ऐसे तो ना कहो। इससे पहले कि मैं मजीद उसे कुछ कहती, कमरे का दरवाजा खटका। अमान बाहर था। कहने लगा, जूनी अम्मी बुला रही हैं तुम्हें। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, उसने एक हाथ मेरे मुंह पे रख के दूसरे हाथ से मेरा बाजू जोर से पकड़ा और मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया। उसका और मेरा कमरा बराबर बराबर में था। मैं तो इस उफ्ताद के लिए तैयार ही नहीं थी। कमरे में ले जाके उसने दरवाजा बंद किया और मुझे दीवार के साथ लगा दिया। फिर मेरे मुंह से हाथ हटाया। कहने लगा, खबरदार जो तुमने मायरा के सामने कुछ भी कहा तो। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, मैं मायरा के लिए बहुत सीरियस हूँ। हम दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे किसी भी अफेयर के बारे में मायरा को बताओ। समझ आ रही है ना तुम्हें? पहली बार काफी संजीदा लग रहा था, लेकिन मैं जानती थी उसकी ये संजीदगी बस चंद महीने के लिए ही होती है। मैं नहीं चाहती थी वो मेरी दोस्त के साथ ऐसा सब कुछ करे, और अगर मायरा के साथ उसने ये सब किया तो मायरा मेरे बारे में क्या सोचेगी कि उसकी कजन होते हुए मैंने उसकी बुराई पे पर्दा डाला और उसे सच नहीं बताया। उस वक्त तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा, हटो पीछे, तुम्हारे लिए लड़कियां शायद कोई खिलौना है। कहने लगा, देखो कसम से जूनी, इस बार मैं संजीदा हूं। मैंने कहा, ठीक है, फिर मेरे सामने फूफू से बात करना। कहने लगा, हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन तुम फिलहाल मुंह बंद रखना। ये कहने के बाद उसने मुझे छोड़ दिया था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने अमान की दोबारा कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे एक बेचैनी सी होने लगी थी। मैं जानती थी वो कभी सीरियस नहीं होता, उसे एक लड़की में ज्यादा देर तक दिलचस्पी नहीं रहती।
5 साल से मैं इस घर में थी और तब से मैं यही देखती आ रही थी। वो मुझसे 2 साल बड़ा था। जब मैं यहाँ आई तो तब मैं मैट्रिक में थी। मैट्रिक क्लियर किया ही था जब वो आईकॉम के एग्जाम्स दे चुका था। तब से मैं उसे देखती आ रही थी। पहले यूनिवर्सिटी में उसका अफेयर शुरू हुआ, फिर जिस ऑफिस में वो काम करता था वहां उसकी इतनी सारी दोस्तियां थी। मोहल्ले में भी कई लड़कियों से दोस्ती करके उन्हें छोड़ चुका था। फिर मायरा से संजीदा कैसे हो सकता था? मायरा मेरी काफी अच्छी दोस्त थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ कुछ गलत करे। मायरा के जाने के बाद मैंने कहा, करो फूफो से बात। कहने लगा, सब्र नहीं है तुम्हारे पास। अगर मैंने अभी रिश्ता भेजा तो मायरा के अब्बा इनकार कर देंगे, क्योंकि आजकल उसके रिश्ते बहुत अच्छी जगह से आ रहे हैं। वो तो बस मेरी वजह से इनकार किए जा रही है। बस ये अगले 2-4 महीने में मेरी प्रमोशन हो जाए, फिर बात करूंगा। मैं जानती थी झूठे बहाने लगा रहा है, 1 नंबर का झूठा है। मैंने कहा, बात सुनो, ये जो तुम बहाने बना रहे हो ना, मैं सब समझती हूँ। देखो, मायरा मेरी दोस्त है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, उसके साथ अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी जाके उसे फोन पे बताती हूँ कि तुम किस किस्म के हो। इससे पहले कि मैं अपने कमरे में जाती, वो मेरी कलाई पकड़ चुका था। कहने लगा, मेरे मामले से दूर रहो, समझी? अगर तुमने मायरा से कोई भी बकवास की तो याद रखना, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। मैंने कहा, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, समझे ना? तुम बाहर की लड़कियों के साथ क्या करते हो, क्या नहीं करते, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है, लेकिन अगर मायरा के साथ कुछ करोगे तो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। कहने लगा, होती कौन हो तुम मुझे रोकने वाली? मैंने कहा, जो भी होती हूँ, मैं फूफो को जाके बता दूंगी। वो कहने लगा, मुझे धमकियां मत दिया करो, हमारे टुकड़ों पे पल रही हो और हमें ही आंखें दिखा रही हो। उसकी बात ने तो जैसे मेरे अंदर आग सी लगाई। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या कहा तुमने? तुम्हारे टुकड़ों पे पल रही हूं? अमान कहने लगा, तो और किस पे पल रही हो? मैं कमाता हूं, मैं इस घर को चला रहा हूं। मैंने कहा, तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये, इस घर में मेरे बाप का भी हिस्सा है, सिर्फ फुप्पो का नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे टुकड़ों पे, घर बेचो, मेरा हिस्सा दो मुझे मेरा। फुप्पो शायद हमारे बुलंद लहजे सुन के कमरे से निकली। मैंने अभी भी अमान का गिरेबान पकड़ रखा था, साथ में रो भी रही थी। कहने लगा, मेरा गिरेबान छोड़ो वरना चमाट मार दूंगा तुम्हारे मुंह पे। वो भी बड़े गुस्से में था। फुप्पो ने आके मेरे हाथ से उसका गिरेबान छुड़वाया। कहने लगी, क्या हो रहा है ये? तुम दोनों पागल हो क्या? बच्चे हो क्या तुम दोनों? जानवरों की तरह लड़ रहे हो। मैंने कहा, फुप्पो ये मुझे ताना दे रहा है, कह रहा मैं इसके टुकड़ों पे पल रही हूँ। ये कह के मैं तो फूट फूट के रोने लगी। फुप्पो ने आओ देखा ना था एक सन्नाटेदार थप्पड़ अमान के मुंह पे मार दिया। वो कहने लगा, अम्मा आपको पता भी है बात क्या हुई है? फुप्पो कहने लगी, मुंह बंद करो अपना। तुम जितने बदतमीज होते जा रहे हो मैं अच्छे तरीके से देख रही हूँ। बार बार उसे कहते हो कब तुम्हारा मंगेतर आएगा, कब तुम्हें लेके जाएगा। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारे सर पे नहीं बैठी है वो, उसके बाप का घर है ये। जब तक उसका जी चाहेगा वो रहेगी। तुम्हें इतनी तकलीफ है तो निकल जाओ तुम यहाँ से। क्या समझते हो तुम? अपनी नौकरी के बलबूते पे मुझे अकड़ दिखाओगे? मेरी भतीजी के साथ बदतमीजी करोगे? अभी भी तुम्हारे बाप की पेंशन आती है और मैं उससे गुजर बसर कर सकती हूँ। निकलो यहाँ से। पता नहीं फूफो को क्या हो गया, वो अमान को धक्के देने लगी, साथ साथ रो भी रही थी। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा तमाशा लग जाएगा। वो मुझे गुस्से और नफरत से देख रहा था। मैंने कहा, छोड़े फूफो आप उसे, लेकिन वो रोए जा रही थी। कहने लगी, मेरे भाई की औलाद को इसने ये कैसे कहने की हिम्मत कैसे की? एक ही तो वाहिद रिश्ता था मेरा, वो भी दुनिया से चला गया। फिर अमान से कहने लगी, जब तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ था मेरे उसी भाई ने मुझे संभाला था, समझे? विरासत का सारा हिस्सा मुझे दे दिया था ताकि तुम बेआसरा ना रहो। तुम्हारे खानदान वालों ने तो पलट के नहीं पूछा था। जिस छत के नीचे तुम खड़े हो ना, ये तुम्हारे मामू का एहसान है तुम पे। तुम पल रहे हो इस घर में, उसकी दी हुई छत के नीचे। लग रहा था फूफो पे तो जैसे हैजानी सी कैफियत तारी हो गई है। अमान बिल्कुल चुप खड़ा था।
एक लफ्ज नहीं बोला। मैंने कहा फूफो आप क्या बातें लेके बैठ गई, आए ना रोना तो बंद करें। कहने लगी मैं तंग आ गई हूं इस लड़के से, जो मुंह में आता है बोले चला जाता है, ये नहीं सोचता कि इसके लफ्ज किसको क्या तकलीफ पहुंचा रहे हैं। बहरहाल मैं फूफो को उनके कमरे में ले गई, उन्हें पानी पिलाया। काफी देर वो मेरे पास बैठी रोती रही। मैंने कहा फूफो आपको तो पता है हमारी लड़ाई चलती रहती है। कहने लगी नहीं, ये बहुत ताने दे रहा है तुम्हें, बार बार सुनाता रहता है। बेटा तुम्हारा इस घर पे पूरा हक है, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम आ सकते हो। मैंने कहा फूफो मुझे घर से क्या लेना देना, बस आप अपना दिल खराब मत करें। बहरहाल 2 दिन तक वो चुप रहा, ना घर से खाना खा रहा था ना बात कर रहा था। तीसरे दिन जब ऑफिस से आया तो मैंने खामोशी से टेबल पे खाना लगा दिया। मैं खाना टेबल पे लगा के जाने ही लगी थी, फूफो अपने कमरे में खाना खा रही थी। मैं खाना उनके साथ उनके कमरे में खाने लगी। तभी उसने मुझे पुकारा, कहने लगा जूनी। वो आज काफी चुप चुप सा था। मैंने कहा क्या है? कहने लगा आई एम सॉरी। मैंने कहा सॉरी मुझसे नहीं करो, जाके फूफो से करो। कहने लगा अम्मा से भी कर दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पता नहीं गुस्से में क्या कह गया था। फिर उसने माफी मांगी, हाथ जोड़ के घुटनों के बल बैठ के। जाहिर सी बात है माँ होती है, उन्होंने माफ कर दिया, बात आई गई हो गई। मुझे लगा कि शायद वो कुछ सुधर गया है, लेकिन नहीं, वो निहायत ही ढीठ इंसान था। एक बार ऑफिस से सीधा किचन में आया, और ये उसकी आदत थी, क्योंकि उस वक्त मैं या तो चाय के साथ कुछ बना रही होती थी या रात के लिए खाना बना रही होती थी। किचन में आते ही कहने लगा छोड़ो यार, क्या हर वक्त किचन में करती रहती हो। मैंने कहा क्या तकलीफ है, खाना बना रही हूँ। कहने लगा बना लेना, इधर आओ, देखो मैं क्या लाया तुम्हारे लिए। मैंने कहा क्या लेके आए हो? मैंने दुपट्टे से अपना पसीना साफ करते हुए उसे देखा। उसने शॉपर में से 2 आइसक्रीम निकाली। कहने लगा ये तुम्हारे लिए। मैंने कहा मेरे लिए कौन सी लाए हो? मुझे कॉर्नेटो आइसक्रीम बहुत पसंद थी और वो वही लेके आया था। मैंने कहा वाह, ये इतनी इनायत मुझ पे क्यों? कहने लगा पहले खाओ तो। मैंने जल्दी से आइसक्रीम खाई। वैसे भी जून जुलाई का महीना था, जहां बारिशें होती थी, ठंडी हवाएं चलती थी, वहीं एकदम से गर्मी का मौसम भी शुरू हो जाता था। बहरहाल जैसे मैंने आइसक्रीम खोली, जैसे ही खाने के लिए मुंह के पास लेके गई, उसने कोन आइसक्रीम मेरे हाथ समेत पकड़ ली और मेरे पूरे मुंह पे मल दी। मैं बुरी तरह से बौखला के रह गई। कहने लगा बहुत शौक है ना अम्मी से मेरी शिकायत करने का, मुझे डांट पड़वाने का। मैंने कहा अमान के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जल्दी से मैंने सिंक पे अपना मुंह धोया। मैं उसके पीछे भागी, लेकिन तब तक वो अपने कमरे में जाके दरवाजा बंद कर चुका था। मैंने इसलिए उसका दरवाजा नहीं धड़धड़ाया कि कहीं फुफ्फो ना सुन ले, फिर से एक तमाशा सा लग जाता। मेरी ये बहुत गलत सोच थी कि अमान अपनी हरकतों से बाज आ सकता है। गुस्से में मैंने अगले ही रोज जाकर मायरा के घर उसकी सारी असलियत खोल के बता दी, और मैंने उससे ये भी कह दिया कि वो तुम्हें छोड़ देगा, वो कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा। मायरा अगर तुम्हारा कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है तो खुदा के लिए अमान की बातों को सीरियस लेके अपने अच्छे मुस्तकबिल को तबाह मत करो। वो चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी, साथ साथ आंसू बहा रही थी। कहने लगी उसने तो कसम खाई थी कि मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, उसकी खातिर मैंने अपने अच्छे से अच्छे आने वाले रिश्तों को इनकार किया है। मैंने कहा तुम गलत कर रही हो। अरे 2 महीने के बाद वो तुम्हें देखेगा भी नहीं, शादी तो बहुत दूर की बात है। मैंने खुद उससे कहा था कि फुफ्फो से कहे कि वो तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेके जाए। उसने साफ इनकार किया है मुझे। ये सुन के मायरा ने हैरत से मुझे देखा। मैंने कहा तुम मेरी दोस्त हो इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। कल को तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर बैठा तो तुम मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। ये कह के मैं मायरा के घर से आ गई। अभी अमान ऑफिस से वापस नहीं आया था और मैं मायरा से कह आई थी कि उससे बातचीत खत्म कर दे। मुझे लग रहा था कि उसने मेरी बात पे अमल भी किया है,
क्योंकि पिछले 4 दिन से अमान की बेचैनी उरूज पे थी। लेकिन फिर इतवार का दिन था जब दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा मैंने खोला तो मायरा का छोटा भाई मिठाई का एक छोटा सा डब्बा लेके आया। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगा मायरा आपी का रिश्ता पक्का हो गया है, आपके लिए मिठाई भेजी है। अमान उस वक्त चाय पी रहा था। ये सुनते ही उसके हाथ से चाय का कप गिरा और फिर